हेलो दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो आप लोगों को बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर या ऐसे ही अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है उसमें ज़रूर मदद करेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते वीडियो में। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। प्लासी युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था राजा सिताब राय को। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, किसके नेतृत्व में? तो मुनरो के नेतृत्व में बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, मुनरो के नेतृत्व में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो मुनरो के नेतृत्व में। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना जो लड़ी थी वह किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो मुनरो के नेतृत्व में। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो मीर कासिम ने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना की थी मीर कासिम ने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में। हैदर अली ने कहाँ एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो डिंडीगुल में। हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जय सिंह ने। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो ताराबाई ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया था ताराबाई ने। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। मराठा
शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी में। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? शिवाजी के शासन में पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को? अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में हुआ करता था। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, तो शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, शिवाजी के शासनकाल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में हुआ करता था, शिवाजी के शासनकाल में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1849 ईस्वी में। अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वांडी वास के युद्ध में। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना था, कृष्णराज। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा कौन बना, कृष्णराज तृतीय। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से
मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से। मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से। मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर से। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। जिस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा वह चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मारा था? तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने। अलीनगर की संधि का संबंध किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से है। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया। बंगाल में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 ईस्वी में। जिस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सर आयर कूट। पोर्टो नोवो में हैदर अली को किसने हराया था? तो सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को किसने हराया था? सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था सर आयर कूट ने। रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य बना था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य कब बना था? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य कब बना था? औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य बना था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। बक्सर का युद्ध हुआ था
मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ। मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था 1632 ईस्वी में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था वानडीवास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था वानडीवास के युद्ध में। ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया वानडीवास के युद्ध में। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में यह घोषणा हुआ कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में यह घोषणा किया गया भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसका घोषणा कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसकी घोषणा कब की गई? तो 1833 के चार्टर अधिनियम में भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसकी घोषणा की गई 1833 के चार्टर अधिनियम में। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। सत्रह सौ साठ का प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ाया गया था। 1760 का प्रसिद्ध वानडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वानडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना में 1632 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है?
कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कोलकाता में बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाली। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता है पुर्तगाली। बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई को किसे दहेज में दिया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई को किसे दहेज में दिया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई को किसे दहेज में दिया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई को किसे दहेज में दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय को। बम्बई को किसे दहेज में दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय को। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। वह अंग्रेज जिसने पुर्तगालियों की सौली के स्थान पर हराया था। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में 1613 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में सूरत में। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में सूरत में। पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने।
पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप समूह की खोज की थी पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा भारत में आया था 1798 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत में आया था 1498 ईस्वी में। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे पुर्तगाली। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन। 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 गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी थी कोचीन। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मीरा। 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 वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, वह घटना जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। 1764 का बक्सर का युद्ध। वह घटना जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया। 1764 का बक्सर का युद्ध। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को किसने बनाया था? तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को किसने बनाया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को किसने बनाया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? तो 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त हुआ? 1961 ईस्वी में। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुए पुर्तगाल के साथ। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुए पुर्तगाल के साथ। भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किसके साथ स्थापित हुए? तो पुर्तगाल के साथ। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध था सुकरचकिया मिसल से। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था श्रीरंगपट्टनम। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किया था शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर प्राप्त किया था शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से।
महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयो ने। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? लॉर्ड मेयो ने। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1855 में बिहार के संथालियों ने। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1855 में बिहार के संथालियों ने। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? 1855 में बिहार के संथालियों ने। किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? तो बिहार के संथालियों ने 1855 ईस्वी में। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी हॉल्ट मैकेंजी ने।
बंगाल में माहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने बंगाल में माहवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसान को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से आरंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी तमिलनाडु में। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल पड़ा? 1876 से 1878 के दौरान भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल 1876 से 78 के दौरान पड़ा। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश डैश आयोग द्वारा की गई थी? तो एस्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। भारत में अकाल संहिता की सिफारिश एस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था थॉमस मुनरो ने। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। रैयतवाड़ी प्रथा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को प्रताड़ित किया जमींदारों ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम कृषक लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम कृषक लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की थी लॉर्ड डलहौजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों के साथ। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करना था। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना।
18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतम कर। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्चतम कर। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? टॉमस मुनरो ने। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था से। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था से। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था से। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन संबंधित है महालवाड़ी व्यवस्था से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल जो है सो हम 1857 का विद्रोह से आगे करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री जो है सो मैं पूरा करने वाला हूँ। तो आगे जो भी वीडियो में डालूँगा उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।